आज ईमानदारी से इस बीमारी को पहचानने की बजाय किसी की बीमारी आप पहचाने नहीं बल्कि उसको बढ़ाते चले जाएं, तो समझ लीजिए कि वो समाज अपने लिए तो समस्या पैदा कर ही रहा है और उसके साथ देश के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करिए कि मर्ज है कहां, और जिस मर्ज को आप कह रहे हैं आपको वहम होता है कि सब कुछ हिंदुओं की वजह से है, तो मैं कहना चाहूंगा, आपने हकीम लुकमान का नाम जरूर सुना होगा। मैं लाखों दर्शकों को बता दूं, जैसे हमारे यहां धन्वंतरी वैद्य माने जाते हैं, इस्लामिक परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। तो एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अगर वहम हो जाए, हर रोग का इलाज है, मगर वहम का कोई इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं दे सकते। तो वहम को छोड़िए, हकीकत में आकर देखिए, ईमानदारी से उसको समझिए और अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ खड़े हुए जिनको हम सपोर्ट करते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को हमने राज्यपाल बनाया। आइए और हमारे साथ मिलिए और देश में अपना योगदान दीजिए। जुनैद हैरिस साहब, अनुराग जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब। हाँ जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये गलतफहमी वाकई दूर होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, ये हमारे आइडियल तो हैं, लेकिन इसके अलावा आपने जो नाम दिया है ये भी किसी न किसी तरह की ये भ्रांति है। एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। रह गई बात, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि किसी ने भी कभी बम नहीं चलाया। एक मस्जिद, मैं आपको बता दूं, गैर कानूनी तौर पर कानून को अपने हाथ में लेकर के 1992 में तोड़ी गई थी, और जाहिर सी बात है वो बिल्कुल प्याले, और वो ऐसा नहीं कि ठोकरों से सिर्फ टूट गई थी। आप जानते हैं कि किस तरह से उसे तोड़ा गया था। ये तो किसने कानून को हाथ में लिया था। मैं इसमें कोई शक नहीं कि आपकी मैं इज्जत भी करता हूं, और ये भी मैं कहता हूं कि बहुत सी गलत फहमियां हैं, मिलजुल करके उसे दूर करना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान में अटक करके हमें अपनी अपनी बातों को करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है कि वो इस्लाम को भी मानता है, कि इंसानियत का बेहतरीन दर्स देता है, और अपने संविधान के मुताबिक वो गलत कर रहा है, उसको ज्यादा सजा दीजिए। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि अगर वो मुजरिम नहीं है तो भी उसको सजा दी जाए। मैं हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, आपकी जबान से कब निकलता है कि अफराजुल को एक शख्स ने कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसकी वीडियो बना करके दुनिया के सामने पेश की। अखलाक को गाय रखने की सूरत में गाय का गोश्त फ्रिज में डालने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। मैं कह रहा हूं कि आसिफा के साथ जो कुछ हुआ, कौन लोग उसके मुखालफत नजर आए। इन सब चीजों में हम हिंदू और मुसलमान में बटेंगे। बिल्किस बानो केस में आप देख रहे हैं कि अगर अदालत बरी भी करती है, कुछ दिनों के लिए छोड़ती भी है, तो कौन लोग मालाएं पहनाते हैं। सुधांशु जी काउंटर पॉइंट टेकन करेंगे तो पॉइंट टेकन। प्रोफेसर साहब डिबेट खोल रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। सुधांशु जी क्विक काउंटर प्लीज। और दंगाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नागपुर दंगाई के खिलाफ होनी चाहिए। ओके, आई एक्सेप्ट दैट। सुधांशु जी क्विक काउंटर, वो कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं क्लियरली, उसको सजा दी जाए बिना लाग लपेट के, वो ये कह रहे हैं क्लियरली। सुधांशु जुनैद हैरिस साहब, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं नहीं मानता कि जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिए। अखलाक का जब मामला हुआ तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने, जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जब भेजा है तो कोई कम्युनल एंगल लिखा ही नहीं अखलाक के मामले में। कोई कम्युनल एंगल नहीं लिखा उस रिपोर्ट में जो एलिमेंट्री रिपोर्ट देखी, और ये कोई जाके होम मिनिस्ट्री में चेक कर सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं कि सपा की सरकार तो कम्युनल एंगल नहीं लिख रही है, वो कुछ जाति और दूसरे एंगल लिख रही है, मगर यहां इतना हल्ला कि अखलाक एक सिंबल बन गया। ये था वो इकोसिस्टम जो लड़ा कर रखना चाहता है। और जुनैद हैरिस साहब ने जिन जिन लोगों का नाम लिया, मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, ये बताइए कितनी बार आपने मुस्लिम समाज को देखा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे जाते हुए, और कोई जलसा हुआ कभी उनका?
बताइए, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा खूब देखा। ये वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री जी ने तो बुलाया था उनके परिवार को और सम्मानित किया था। ये एक बताइए कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया हो उनके घर के ऊपर वो करने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नमाज़े जनाजा और याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा सेम डे हुआ है। कितने ट्वीट और स्टेटमेंट हुए हैं साथ साथ, मगर ना, याकूब मेनन में खूब दिखेंगे, डॉक्टर कलाम में नहीं। डॉक्टर कलाम मेमोरियल पर कितने लोगों की फोटो हैं जरा दिखा दीजिए सोशल मीडिया पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, कहने के लिए इन चीजों से बचाव मत करिए, ईमानदारी से साथ में आइए, तब आप हकीकत से रूबरू होंगे। और अंत में एक बात और कह दूं, बड़ी मजेदार बात जानते हैं क्या है ऐश्वर्य जी? ये औरंगजेब की जो बात करते हैं, अगर आप लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस कोई पढ़ लें, इरफान हबीब और उनको, तो जानते हैं मुगलिया दरबार में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? उनका, जो मुगलों के वंशानुगत होते थे। सेकंड नंबर पे ईरानी, फिर तुरानी, ईरानी मतलब आज के पर्शियन, फिर तुरानी मतलब आज का सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर थर्ड नंबर पे लोकल लेवल पे वो हिंदुओं को रखते थे, और चौथे नंबर पे कन्वर्टेड मुस्लिम्स को रखते थे। यानी आज के मुस्लिम जो उनके लिए लड़ रहे हैं, उनको वो सबसे कमतर दर्जे का मानते थे मुगल, सबसे नीचे मानते थे, मतलब आज के हिंदुओं से नीचे मानते। इसके बावजूद वो उनको अपना सरमाएदार, सरपरस्त, झंडा बरदार बन के लड़ रहे हैं साहब। इसे जानते क्या कहते हैं? एक फ्रेज होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम, हैरिस साहब ने सुना होगा, और हमारे सतीश जी भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता होगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या था कि कुछ लोगों ने बंदी बना लिया अपहर्ताओं को और इतना अत्याचार किया कि अपहर्ता उसी के साथ कनेक्शन मानने लगा। यानी पीड़ित जो है वो पीड़ा देने वाले के पक्ष में खड़ा हो जाए, वो इतना मेंटली सब्जुगेट हो जाए। ये हमारे आज के मुस्लिम समाज को स्टॉकहोम सिंड्रोम से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी। राशिद जी आ रहा हूं इसके बाद। सतीश सा कमिंग टू यू आफ्टर दिस। देखिए सवाल आपने पूछा था सुधांशु जी से कि नफरत की राजनीति इस देश में क्यों हो रही है, तो मुझे अपने क्लास के एक टीचर याद आते हैं। वो हम लोग को पढ़ाने आते थे फिजिक्स, और जितना ज्ञान वो पढ़ के आते थे, जितना ज्ञान वो सब क्लास में बता देते थे। लेकिन हम सर उनसे पूछते रह जाते थे, सर हम लोग तो क्लास 9th में है सर, आप 12th का पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सर अभी तो हमारी 9th करवा दो, 9th पास करेंगे तो 10th में जाएंगे ना। लेकिन उनको अपना ज्ञान बताना होता था। सुधांशु जी ने 1961 की बात कर दी, 1948 की भी ज्ञान दे दिया, 1976 का भी ज्ञान दे दिया, और साथ साथ में एक नफरत का ज्ञान दिया उन्होंने। अगर मुस्लिम इस देश में इतने हो जाएंगे तो टूट सकता है, तब तो ताजमहल भी टूट सकता है। मतलब ये नफरती आवाज, ये भड़काने की बात कि अगर ये ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा हो जाएगा, तो आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और आप कहोगे अगर मुस्लिम ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इंस्पेक्टर सुबोध याद है? किनको मारा था इंस्पेक्टर सुबोध ने? किस धर्म और जात के थे वो? इस तरह की बातें करके आप समाज के अंदर में क्या बोलना चाहते हैं?